नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और इसी के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर। और इसी द्वितीय इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है प्रयोगशाला कार्य के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी वर्क। कि आप लेबोरेटरी एक प्रयोगशाला में कार्य करने को लेकर वो किस प्रकार के हमारे एक अनुभव हो सकते हैं, उन बात को लेकर आज हम इस पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बातों को जानना हमारे लिए जरूरी है कि जैसे कि हमने पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी हमने इस बारे में अध्ययन किया था, चर्चा की थी कि वो चर्चा इस प्रकार से थी कि प्रयोगशाला जो विधि है, जो शिक्षण है, प्रयोगशाला का होना हमारे जीव विज्ञान जैसे विषय में प्रयोगशाला एक बहुत ही निहायती और बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट के रूप में है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बिना आप जीव विज्ञान जैसे एक प्रायोगिक विषय को आप सार्थक रूप में, सही ढंग से सार्थक रूप में आप नहीं पढ़ा सकते हैं। उसका शिक्षण एक सार्थकता को कभी प्राप्त नहीं होगा यदि आपके शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का उपयोग नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रयोगशाला विधि में कार्य करने का जो अनुभव है वो इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि उस अनुभव का स्थान अन्य कोई अनुभव या शिक्षण अनुभव नहीं ले सकता है। तो साथियों, बिल्कुल जीव विज्ञान के विषय का सार्थक रूप में हम अध्ययन कराना चाहें हमारे विद्यार्थियों को, तो हमें प्रयोगशाला विधि का अनुसरण करना ही होगा। इसके अभाव में हम उन सिद्धांतों को, उन विषय को, उस विषय की जो जटिलता को है, उस संरचना को है, या किसी कठिन पाठ्य वस्तु को है, हम बिल्कुल कभी सार्थक रूप में बालकों को अधिगम लर्निंग नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि प्रयोगशाला में जब बालक एक शिक्षक के माध्यम से सबसे पहले तो वो उसका एक सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करेगा, एक थ्योरेटिकल नॉलेज को अचीव करेगा। उसके मतलब जस्ट बाद में वो क्या करेगा कि उसको चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेगा या फिर डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। अब लाइब्रेरी में वो जा रहा है, वो प्रयोगशाला में जा रहा है, लेबोरेटरी में जा रहा है, तो वहां पर उस अपने द्वारा जो उसने सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति की है, उस सैद्धांतिक ज्ञान को वहां उस लेबोरेटरी में अप्लाई करने की कोशिश करेगा। और जब वो अप्लाई स्वयं करके सीखेगा, स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पे हमने कल डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी की उस कोटेशन को, उस परिभाषा को, उस वाक्य को हमने कल पढ़ा कि जो विज्ञान को सिखाना स्वयं विज्ञान को सीखना है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विज्ञान सिखाने का कोई अन्य कोई विधि या विकल्प नहीं है, क्योंकि विज्ञान स्वयं करके सीखना जैसा विषय है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में जाना होगा। और क्योंकि जीव विज्ञान के विषय से जुड़े हुए विद्यार्थियों का और प्रयोगशाला का एक घनिष्ठतम संबंध है, तो आइए साथियों, इसकी क्या क्या मतलब हमारे लिए बेनिफिट्स हैं और हमें क्यों करना चाहिए प्रयोगशाला विधि का अनुसरण, तो उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रयोगशाला कार्य की निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला और प्रथम उद्देश्य है हमारे सामने, वो है जीव विज्ञान अध्ययन में छात्रों की रुचि बढ़ाना। बिल्कुल सत्य है साथियों कि जीव विज्ञान जैसे विषय में यदि छात्रों का, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप करना है, हमें उसको बढ़ाना है, उसमें ग्रोथ करना है, तो हमें प्रयोगशाला विधि का अनुसरण करना ही होगा। प्रयोगशाला के माध्यम से उन उपकरणों
के माध्यम से, सुसज्जित उपकरणों एवं सामग्री के माध्यम से बालक स्वयं करके सीखेगा और आप स्वयं नियम और सिद्धांतों को वहां पर सृजित करेगा और उसके माध्यम से अपने ज्ञान को वो पुष्ट करेगा। अगला बिंदु जो हमारे समक्ष है वो इस प्रकार से है कि वैज्ञानिक विचारधारा और वैज्ञानिक विधि को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक विचारधारा है, जो साइंटिफिक एक हमारा जो विचारधारा है, एक थिंकिंग है, जो हमारा एक साइंटिफिक थिंक टैंक है या साइंटिफिक हमारा जो थॉट है, उसको हम किस प्रकार से अपने वर्क के दौरान अपने विद्यार्थियों को किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के संबंध में हम उसे किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो उसमें एक साइंटिफिक टेम्पर को किस प्रकार से विकसित किया जाए, तो उस विधि को सिखाने के लिए हमें प्रयोगशाला विधि का अनुसरण करना चाहिए। अब साथियों हमारे समक्ष तीसरा जो नियम है वो है जीव विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों, तकनीकों एवं तौर तरीकों की जानकारी देना। साथियों इसमें क्या होगा कि हम प्रयोगशाला विधि का अनुसरण कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जीव विज्ञान में जब बालक या विद्यार्थी अपने प्रयोग के लिए जाता है और उस प्रयोगशाला में प्रयोग करने का जो उसे अवसर मिलता है, तो उस दौरान उसको उन उपकरणों को किस प्रकार से सावधानी पूर्वक उपयोग में लाया जाए और वो उपकरण हो सकता है, मतलब कहीं विद्यार्थी को नुकसान हो सकता है, कहीं उपकरण टूट फूट सकता है, क्योंकि यदि उसको असावधानी पूर्वक उठाया जाएगा, काम में लिया जाएगा, तो उसमें टूट फूट होने का या किसी तरह का नष्ट होने का संभावना रहती है और उसे दूसरा बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, जितने में अन्य विद्यार्थियों का ज्ञान वहां पर रुक जाएगा उस उपकरण के अभाव में। इसलिए उन उपकरणों को बड़ी सावधानी के साथ में उपयोग में लाना चाहिए। और तकनीकों को कि उस उपकरणों में कैसे कौन कौन सी तकनीकें हैं, तकनीकी उपकरण हैं, उनको हम कैसे उपयोग में लाया जाए, तो इसके लिए भी प्रशिक्षण उस मतलब लाइब्रेरी की जो सहायक होते हैं उनके द्वारा या शिक्षक के द्वारा उन उपकरणों को और तकनीकों का पूरा प्रशिक्षण बालकों को दिया जाता है। एवं तौर तरीकों कि भाई आप प्रयोगशाला में गए हैं तो वहाँ की एक क्लासरूम कक्षीय जो तौर तरीके अलग होते हैं और आप प्रयोगशाला में गए हैं तो वहाँ अपने आप को स्वयं अनुशासित रखना होगा। वहाँ के किसी भी केमिस्ट को या किसी भी वस्तु को या उपकरण को यदि हमारे को उपयोग में अभी हाल फिलहाल नहीं आ रही है तो उनको बेवजह उनको ना छेड़े और जानकारी देना एवं उनके उपयोग में कुशलता पैदा करना कि आप उन तकनीकों को, उन उपकरणों को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को आप सही तरीके से और सावधानी पूर्वक किस प्रकार से आप उनको उपयोग में लाएं और लाकर वापस उसको सुव्यवस्थित तरीके से रखें। तो इनका भी प्रशिक्षण वहाँ पर दिया जाएगा, उनको जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वो प्रयोगशाला में अपने अवसरों की सफलता को सही मायने में उपयोग कर सके। उसके बाद अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वो बिंदु है अवलोकन, विश्लेषण, अंकन और व्याख्या करने के अनुभव। अवलोकन ऑब्जर्वेशन, विश्लेषण एनालिसिस, अंकन रिकॉर्डिंग। मतलब आप किसी प्रयोग को कर रहे हैं तो उसको एनालिसिस करना है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसमें क्या क्या परिणाम सामने आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है, उसको एनालिसिस करना है, फिर उसको रिकॉर्डिंग करना है। मतलब आप उसको नोट करके रिकॉर्ड करते हैं, आप उसको किस तरह से उसका प्रमाण, उसकी साक्ष्य अपने पास में कलेक्ट करते हैं, संग्रह करते हैं। और व्याख्या करने के लिए जब उसके परिणाम प्राप्त होते हैं तो आप उस पर अपना व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उसको व्याख्यायित करने का प्रयास करेंगे। व्याख्यायित करने के अनुभव के माध्यम से समालोचनात्मक मनोवृत्ति का विकास करना कि आपने प्रयोग किए तो आपने उसमें क्या क्या परिणाम देखे और परिणामों के दौरान आपको कुछ नए निष्कर्षों पर किस प्रकार से आप पहुंचते हैं या आपके प्रयोग के निष्कर्ष क्या रहे। आप सभी आपको जो प्रयोग के आधार पर जो आप उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं
तो उन के आधार पर आप स्वयं उसको उन सभी बिंदुओं को व्याख्यायित करेंगे, व्याख्या करने की प्रयास करेंगे और उनकी समालोचनात्मक मान लीजिए आप उसको क्रिटिसिज्म के रूप में भी वहां पर बताने का प्रयास करेंगे और मधोवर्ती का विकास होगा। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, विषय वस्तु को लेकर आप अपने विचार वहां पर रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि बालकों में एक क्रिटिसिज्म को लेकर, एक आलोचनात्मक को लेकर उस प्रवृत्ति का, उस वृत्ति का आपके अंदर मन में उस मतलब जो एक कह सकते हैं कि उस अभिवृत्ति का विकास होगा। अब हमारे पास में अगला बिंदु है 5वां, वो कहता है कि छात्रों में अमूर्त धारणाओं के विषय में सोचने की क्षमता को बढ़ाना। छात्रों में अमूर्त धारणाओं के विषय में सोचने की क्षमता बढ़ाना। अमूर्त का मतलब होता है एक ऐसी धारणाएं जो केवल शब्दों में है लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं है, तो वो हमें उनके बारे में जानने के लिए विशेष तरह के उपकरणों की आवश्यकता होगी। या हम वायरस को देख नहीं सकते खुली आंखों से, तो उसके लिए हमें देखने के लिए कुछ ऐसे उपकरण, साइंटिफिक उपकरणों के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उन चीज़ों के लिए जैसे हम ऐसी जिनके बारे में अमूर्त धारणाएं बनी हुई हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं है, एक कॉन्क्रीट रूप में हमारे सामने नहीं है, तो हम उन धारणाओं के बारे में सोचने की क्षमता को विकसित करना। बालक क्या करेंगे, उन धारणाओं को जो दिखाई तो नहीं दे रही है लेकिन फिर भी वो चीजें मौजूद हैं, तो उनके बारे में सोचने की क्षमता को प्रयोगशाला के माध्यम से हम वहां पर विकसित कर सकते हैं। नंबर 6 का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि सृजनात्मक सोच एवं समस्या हल करने की योग्यता। सृजनात्मक मतलब एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है, एक सृजनात्मक किसी भी चीज के बारे में एक सृजनात्मक सोच को विकसित करना है कि बालक उसमें नया क्या कर सकता है। उस नए सोच को विकसित करने के लिए और साथ में समस्या जो उसको आ रही है, उस समस्या का समाधान, उस समस्या का हल, समस्या का समाधान निकालने के लिए उसकी जो योग्यता को हम वहां पर प्रयोगशाला विधि के माध्यम से बढ़ावा दे सकते हैं, उसकी योग्यता को विकसित कर सकते हैं। अगला बिंदु जो हमारे सामने है वो अंतिम बिंदु है, उसके अनुसार हम ये यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि व्याख्यान एवं अन्य विधियों में से, व्याख्यान एवं अन्य विधियों में से जो कक्षा में पढ़ाया गया, व्याख्यान विधि या अन्य विधियों की सहायता से जो कक्षीय वातावरण में जो विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, शिक्षण करवाया गया, उससे संबंधित धारणाओं और सिद्धांतों को, उससे संबंधित धारणाओं एवं सिद्धांतों को समझने के लिए विद्यार्थियों की समझ को अधिक गहरा करना। अब प्रयोगशाला विधि के माध्यम से साथियों क्या होगा कि पूरे सत्र पर्यंत में हमने थ्योरी के माध्यम से उन सभी विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु को छात्रों को हमने सिखाया है। चित्रों के माध्यम से जरूर पढ़ी तो सिखाया है हमने, लेकिन उनको किस विधि के द्वारा सिखाया गया, प्रदर्शन विधि के माध्यम से सिखाया गया या व्याख्यान विधि के माध्यम से सिखाया गया या अन्य किसी विधि के माध्यम से सिखाया गया, तो उस विधि के दौरान जो आप प्रयोगशाला विधि में जब छात्रों को लेके जाते हैं तो उन्होंने जो उस वक्त जो पढ़ा है उस ज्ञान को, उस सैद्धांतिक ज्ञान को एक प्रायोगिक के रूप में वहां पर अप्लाई प्रयोगशाला में करेंगे। तो उस सोच को उनके प्रति, उस विधि के प्रति प्रयोगशाला विधि के कारण का सहयोग करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए हम उस जो व्याख्यान विधि में जो समझाया गया है उसको अधिक गहरा बनाएंगे, उस ज्ञान को अधिक डेवलप करने का प्रयास वहां पर हम प्रयोगशाला विधि के माध्यम से कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की जो सोचने समझने की जो क्षमता है, उनकी बौद्धिकता है, उनकी तार्किकता है, वहां पर हम उनको विकसित करने का प्रयास भलीभांति रूप से कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने प्रयोगशाला विधि के कार्यों के बारे में पढ़ा, तो मैं सोचता हूं कि आज के लिए इतना ही।
हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।